गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की प्रैक्टिस पेपर आपका 2021-22 का है। टर्म 2 का आपका ये जो प्रैक्टिस पेपर है साइंस का, वो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर बेस्ड है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इससे डिफरेंट भी आ सकते हैं, बट पैटर्न यही रहेगा आपका। 9th क्लास की प्रैक्टिस पेपर है साइंस का। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना है और मैक्सिमम मार्क्स 14 है। तो उसके साथ साथ हम आंसर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज़ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये क्वेश्चन आपके 3 सेक्शन में, क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें 15 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन ज़रूरी हैं। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। और इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड दे रखे हैं, यानी चॉइस भी दे रखा है आपको। अगर 2 दे रखे हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, तो आपको एक ही अटैम्प्ट करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बॉय सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। एक बच्चा जिसे कॉमन कोल्ड हो रखा है। विच टाइप ऑफ डिसीज़ इज़ दिस, एक्यूट और क्रॉनिक। अब ये डिसीज़ कैसा है? एक्यूट आपको पता है छोटा डिसीज़ बहुत कम समय के लिए होता है, तो वो 3 यानी एक्यूट डिसीज़ होगा। आपको कोई 2 क्रॉनिक डिसीज़ भी, 2 क्रॉनिक डिसीज़ कौन कौन से रहेंगे जो ज़्यादा लंबे समय तक तो चले, जैसे टीबी और डायबिटीज़, ये सारे क्रॉनिक डिसीज़ रहेंगे। तो आप लिख लेंगे एक्यूट। फर्स्ट में आपका ए में आपका एक्यूट आ जाएगा, बी में डायबिटीज़ और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जो मैंने आपको बताया। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच डज वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल्स एंड इक्वेटर ऑफ द प्लानट अर्थ। यानी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जो अर्थ है इसमें जो वैल्यू ऑफ जी है वो वेरी कैसे करता है। यहाँ पे पोल्स पे अलग वैल्यू होती है एंड यहाँ पे इक्वेटर पे अलग वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस की वजह से होती है ये। अर्थ इज़ नॉट स्पेयर, अर्थ हमारी पूरी स्पेयर नहीं है, ये एलिप्सॉइड है। जो जी की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली मोर ज़्यादा है पोल्स के लिए और कम है इक्वेटर में। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपका वेट 66 न्यूटन है अर्थ सरफेस पे, तो आपका वेट कितना होगा मून पे। तो आपको पता है मून का वेट 1/6 है, हमारा अर्थ पे वेट कितना है 66, तो 6 1 जा 6 और 6 11 जा 66, तो हमारा वेट मून पे कितना हो जाएगा 11 न्यूटन। विल योर मास इंक्रीज और डिक्रीज ऑन मून सरफेस, तो आपका मास बढ़ेगा या घटेगा? तो नहीं, कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो ए में आंसर आ जाएगा 11 न्यूटन, और कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको करके दिखाया वो भी रिक्वायर्ड है। और बी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन, जो मास होता है वो रिमेन सेम रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग। मास हमारा अर्थ पे भी सेम रहेगा, मून पे भी सेम रहेगा, वेट में चेंज आएगा और ये चेंज नहीं होगा मास हमारा। अब आपका अथवा में भी यानी और में भी क्वेश्चन है, एक बॉल फ्रीली ऑफ फ्रॉम द टेरेस ऑफ ए बिल्डिंग एंड ड्रॉप्स टू ग्राउंड इन 2 सेकेंड। यानी एक बॉल को फ्रीली गिराया गया है और वो 2 सेकंड में गिर जाती है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने की स्पीड क्या है? जी को आपको 10 मीटर पर सेकंड ले लेना है। तो वो आपको पता है फॉर्मूला लगेगा हमारा VU+AT। तो जी हमारा 10 मीटर है, ग्राउंड पे वो 2 सेकंड में पहुंचेगी, तो हमारा 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो फॉर्मूला से हम देखेंगे एस हमारा 1 है, S इज़ इक्वल टू 1/2 AT का स्क्वायर 20 मीटर। तो आपको पूरी कैलकुलेशन करके इसे करना है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, पर्सनल हाइजीन एक नेसेसरी कंडीशन है गुड हेल्थ के लिए। आपको एटलीस्ट 2 मोर कंडीशन लिखनी है गुड हेल्थ के लिए। तो एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पब्लिक हाइजीन, ये हमारी 2 हो सकती हैं, और कोई अदर करेक्ट आंसर भी आपका चल जाएगा। हाउ डज़ द डॉक्टर डायग्नोज द डिसीज़ इन डिसीज्ड पर्सन, यानी किसी भी इंसान को बीमारी है तो डॉक्टर कैसे उसे देखता है कि हाँ इसे कौन सी बीमारी है, कैसे देखता है? तो आप लिखेंगे डॉक्टर डायग्नोज द डिसीज़ इन अ डिसीज पर्सन। डॉक्टर क्या मतलब एक बीमार इंसान में इसलिए ऐसे देखता है जैसे ऑब्जर्विंग डिसीज, उसके सिम्टम्स देखता है, उसके साइन, यानी अगर खांसी बुखार है तो कुछ कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वो पूरा एलैबोरेशन करना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपको कोई 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम लिखने हैं और उसका रिस्पेक्टिव चार्ज भी लिखना है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करता है, तो कोई 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिखने थे। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, जो मास नंबर है फ्लोरीन का वो 19 है, फ्लोरीन का 19 है और उसका एटॉमिक नंबर 9 है। आपको सिंबल बताने हैं, राइट द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट। तो सिंबल क्या हो जाएगा फ्लोरीन का F, और उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और कितने प्रेजेंट होंगे, आर प्रेजेंट इन एटम्स। तो आपको पता है फ्लोरीन का जो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है 9 है, तो एटॉमिक नंबर 9 हमारी, जो हमारे एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, प्रोटॉन हमारे इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे। यानी इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन 9 है, और न्यूट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे, इसमें न्यूट्रॉन हमारे इसमें 10 हो जाएंगे। फ्लोरीन का जो सिंबल है वो F होता है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, 2 एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर। अब 2 एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और 17 है, जो कि X और Y से रिप्रेजेंट करे गए हैं। आपको वैलेंसी बतानी है दोनों एलिमेंट्स की। तो 6 है एटॉमिक नंबर, तो अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो हमें पता है शेल में हम कैसे डिवाइड करते हैं, KLM, यानी 2 4 2 8 ऐसे ही करते हैं हम डिवाइड। तो हमारा एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 4, यानी लास्ट शेल को कंप्लीट होने के लिए 4 और चाहिए, तो 4 हमारी वैलेंसी हो जाएगी। और अगर हम 17 में देखें तो 2 8, यानी ये दोनों 10 हो गए और बचा 7, तो इसकी वैलेंसी इसे फिल करने के लिए 8 यानी 1 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो आप इसे लिख लेंगे X 2 और 4 हो जाएगा, यानी वैलेंसी 4, और Y की 2 8 7 यानी वैलेंसी 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेक्शन बी। सेक्शन बी करते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, दे रखा है, और क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। एक एरो मूव करता है फॉरवर्ड व्हेन रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेच बो, यानी अगर हम एक इंद्रधनुष से एक एरो फेंकते हैं तो वो सीधे जाता है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बताना है, इस प्रोसेस में कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई। तो इसे सबसे पहले करते हैं, जो हमने क्योंकि मसल से उस बो को पकड़ा हुआ था, तो मस्कुलर एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम जैसे पकड़ते हैं तो उसे थोड़ी देर रुकता भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और पोटेंशियल एनर्जी फिर तेज़ी से जब वो तीर उड़ा तो वो काइनेटिक एनर्जी में मूव हो गई। नेक्स्ट बी पार्ट है, अ गर्ल जो कि 40 किलो 14 kg climbs up her house terrace which is 15 feet above the ground. Calculate the amount of potential energy she gains. तो कितनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन करी। तो आपको क्या करना है, 15 फुट उसने ऊंचा है, तो 15 फुट और 1 फुट की वैल्यू कितनी है 0.3, तो 15 को आपको क्या करना है 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 15 इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एंड ये आपका आंसर है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या करा, P=mgh हमारा फॉर्मूला होता है। 14 इंटू 10 इंटू 4 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 14 इंटू 10 इंटू 4.5 मीटर 1800 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब इसका और पार्ट भी है। व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन इन द इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बस फ्रॉम 36 किलोग्राम टू 75 किलोग्राम इफ़ द मास ऑफ द बस इज़ 1000। अगर कितना वर्क डन हो गया, अगर हमने वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया 36 से 72, तो मास ऑफ बस कितना होगा, अगर बस हमारी 1000 किलो की है तो 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 36 किलोमीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड, और 72 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर इक्वल टू 15,000। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर 20,000। दोनों को कैलकुलेट करा तो ये आंसर आया। वर्क डन एनर्जी में कितना आ गया, अगर हम माइनस करें तो 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 1.5 लाख जूल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वेशन के साथ समझाना है और उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। तो करते हैं इसका आंसर। आपको पता है हर पार्टिकल अट्रैक्ट करता है दूसरे पार्टिकल को यूनिवर्स में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो उसके प्रोडक्ट ऑफ मास, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर्मूला मैं लिखवा देती हूँ, F=G m1m2 अपॉन में T का स्क्वायर। ये m1 m2 मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस पे।
एंड आगे अब इसके लिखेंगे अब इसकी इंपॉर्टेंस। द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ दैट ये हमारा मोशन का एक्सप्लेन करता है। मोशन जो कि प्लैनेट की अर्थ के अराउंड है, सन के अराउंड है। मोशन ऑफ मून की मोशन को शो करता है जो कि अर्थ के अराउंड है। और वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो कि अर्थ के अराउंड है उनकी भी मोशन शो करता है। ये हमें रेनफॉल, स्नोफॉल, फ्लो ऑफ वाटर और रिवर इनका फिनोमेना भी शो करता है। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा, व्हाट डज जी एंड जी स्टैंड फॉर विद द रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट पे स्मॉल जी एंड स्मॉल जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे जो ये जी है कैपिटल जी वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और स्मॉल जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। आपको केमिकल फार्मूला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड का लिखना है। तो आप यहाँ से लिखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम लिखते हैं AlOH एंड अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या हम उसे NaCl भी लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम का हम लिखते हैं Al और OH ब्रैकेट में और सोडियम क्लोराइड का हम लिखते हैं NaCl। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये आपका कंपाउंड के नाम बताने हैं। एक तो आपका ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इस पे लिख देंगे एल्यूमिनियम इतना लिख देंगे एंड देन ऑक्साइड और यहाँ पे फिर लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है आपको जब फोटोसिंथेसिस होती है ग्लूकोज जो C6H12O6 है, ऑक्सीजन इज फॉर्म एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन फॉर्म होती है, आपको मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का निकालना है। C हमारा 12U होता है, H हमारा 1U और ऑक्सीजन हमारा 16U। तो इसे हम करेंगे तो C हमारा 12U है तो 12 इंटू में 6 प्लस में H का है हमारा 1 इंटू में 12 प्लस में O का हमारा 16 इंटू में 6। तो इसे करेंगे 12 6 तो 16 12 इंटू 6 72 1 इंटू 12 हमारा 12 एंड 16 इंटू 6 हमारा 96 हो जाएगा। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो ग्लूकोज का जो हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो 180U आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसे कर लेंगे। अब हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन 12 में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे आपको ये भी निकालना है। तो इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया 180U, मैंने आपको बता भी दिया कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि अगर 2 ग्राम ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन है तब भी हमारे 6.022 इंटू 10⁻23 एंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारा 12 ग्राम ऑफ कार्बन है तब भी हमारे इतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें आप कर लेंगे और ये हमारा 1 मोल के इक्वल होगा क्योंकि 12 ग्राम है और कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 12, तो यानी 1 मोल के इक्वल होंगे। यानी 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.0022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आपको कैटाइन एंड एनाइन डिफाइन करने हैं। सोडियम क्लोराइड जो कि डिसॉल्व हो रखा है वाटर में व्हेन इट फॉर्म सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, जब वो सोडियम और क्लोराइड आयंस बनाता है। कैटेगराइज, आपको कैटाइन और एनाइन को कैटेगराइज करना है और उसके सिंबल्स भी बताने हैं। ऑल्सो राइट ऑफ दिस आयंस। तो आयंस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स के, जो कि 1 और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कैटाइन कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज को हम एनाइन कहते हैं। जो कैटाइन का एग्जांपल हम ले लें तो सोडियम और एनाइन का ले लें तो क्लोरीन। कैटाइन यानी पॉजिटिव, सोडियम हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन हमारा क्लोरीन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर आइसोटोप्स, राइट 2 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो क्या आइसोटोप्स क्या होते हैं, 2 एप्लीकेशन लिखे हैं आइसोटोप्स के। तो एक एलिमेंट जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो पर मास नंबर डिफरेंट हो तो वो हमारा आइसोटोप्स रहेंगे। अब 2 एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स हो जाएगी आइडेंटिफाई द एटम वो स्ट्रक्चर इज शोन इन गिवन डायग्राम, ऑल्सो राइट्स इज इलेक्ट्रॉनिक कैलिफिकेशन। आपको डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है।
अब आप डायग्राम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 1 2 2 है ये, 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड शेल में हमारे 8 एंड 10 हो गए। देन 11 और ये 12, यानी ये हमारा ये 2 हो गया। तो 2 8 और 10 यानी 12 हमारा जो इसमें पार्टिकल्स है। 12 हम पार्टिकल्स यानी हमारा ये एटॉमिक नंबर 12 है और इसका ये मैग्नीशियम हो जाएगा। तो मैग्नीशियम 2A2 होता है हमारा और ये आपका मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। ये सेक्शन 2 केस बेस्ड स्टडी है, 14 एंड 15। हर क्वेश्चन में फॉलो सब 3 क्वेश्चन हैं, ए बी कंपलसरी है, पार्ट ए एंड बी कंपलसरी है। व्हेन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट सी, और हर सी पार्ट में आपको एक इंटरनल चॉइस प्रोवाइड करी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। राजू ने ऑब्जर्व करा कि उसके घर में जो कुछ डिवाइस डेली यूज़ होते हैं। एक 4 ट्यूबलाइट जो कि 40 वाट के 8 घंटे यूज़ होती है। एक टीवी जो कि 120 वाट की है, 6 घंटे यूज़ होती है। वाटर पम्प मोटर ऑफ 1000 वाट जो कि 1 घंटा यूज़ होता है। आपको आंसर करने इन क्वेश्चंस के। राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक प्लेस व्हेन ट्यूबलाइट इज स्विच ऑन। आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बताना है जब ट्यूबलाइट स्विच ऑन होता है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बी है सजेस्ट 2 मेजर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। आपको इलेक्ट्रिसिटी बचाने के 2 मेजर बताने हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 मेजर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। कोई भी 2 मेजर लिख सकते हैं कि आपको बाहर जब जाएं तो लाइट को बंद रख दें और लाइट को बंद कर दें, बिजली वेस्ट ना करें जब उसका काम ना हो। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट, व्हाट विल हीज हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च के मंथ में उसकी बिल क्या आएगा? इफ़ गिवन रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम बाय 3 रुपीज़ पर यूनिट। अगर जो दिया हुआ हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगर 3 रुपीज़ पर यूनिट लें हम, तो क्या आएगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्यूबलाइट है वो 40 वाट की है यानी 0.4 के वाट। वाटर पंप हमारा 120 वाट का यानी 120 के वाट। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी गई ट्यूबलाइट की यानी वाट इंटू 8 आवर्स यानी 1.2 के WH। फिर इलेक्ट्रिसिटी टीवी के द्वारा कंज्यूम करी गई तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72 के वाट पर आवर। अब इलेक्ट्रिसिटी जो कि वाटर पंप पे डेली यूज़ करी तो 1 किलो वाट पर आवर। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी गई 3 किलो वाट पर आवर और 3 यूनिट। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन मंथ ऑफ मार्च इज़ 3 इंटू 31 करेंगे क्योंकि मार्च के मंथ में 31 डेज होते हैं। तो 93 के वाट पर आवर आएगा यानी 93 यूनिट बिल फॉर द मंथ ऑन मार्च। तो 3 रुपीज़ के हिसाब से हम करें तो 93 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 269 रुपये हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड जो सी पार्ट करा हमने, इसका एक और भी दे रखा है और में हाउ मच वाटर पर मिनट द अबव वाटर पम्प कैन रेज टू बी हाइट ऑफ 10 मीटर। तो आप लिखेंगे जो हमारी जो पावर है वो 1 किलो वाट पर आवर की है। 1 किलो वाट हमारा 1000 वाट के बराबर होता है। हाइट हमें 10 मीटर दे रखी है। जी 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर दे रखा है। टाइम 1 मिनट और 60 सेकेंड भी ले सकते हैं। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। वर्क अपॉन में टाइम को हम mgh भी लिखते हैं, mgh अपॉन में टी। तो मास ऑफ वाटर यानी p इंटू टी करेंगे निकालने के लिए तो अपॉन में gh। तो हमारा 600 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक डॉग ने बाइट करा एक बॉय को व्हेन ही वाज डिस्टर्बिंग हिम इन स्ट्रीट। जब एक कुत्ते ने काट लिया एक लड़के को जब उसे डिस्टर्ब कर रहा था वो बच्चा। हिज फादर टेक्स हिम टू, उसके पापा ने उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिए। अब इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। डॉक्टर ने उसे 7 इंजेक्शन दिए। विच डिजीज़ कैन बी कॉज बाय डॉग बाइट? द डिसीज़ इज कॉज बाय विच इन्फेक्शंस एडेड। तो कौन सा डिसीज़ डॉग की बाइट से काटने से होता है? तो रेबीज़ होता है, आपको पता ही है। रेबीज़ वायरस से होता है। नेक्स्ट बी पार्ट है वट आर वैक्टर्स नेम एनी 2 वैक्टर बॉर्न डिसीज। वैक्टर क्या होते हैं? वैक्टर बॉर्न डिसीज। तो वैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन पैथोजेंस का ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में। अब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रेबीज़, डेंगू, चिकनगुनिया एट्सेट्रा। 2 वैक्टर बॉर्न डिसीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट सी पार्ट है जो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करा डॉक्टर ने वो एक वैक्सीन थी।
तो ये वैक्सीन ने उस बच्चे की लाइफ कैसे सेव करी। तो वैक्सीन एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस रिसाइन होता है जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्शंस जो कि बैक्टीरिया वायरस से होता है उससे बचाता है। ये उन्हें बिल्ड करने में उनकी इम्यूनिटी को, जो कि वो उस डिसीज़ के अगेंस्ट जो होता है उसे बिल्ड करने में हेल्प करती है, विच फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग पैथोजन एंड सेव द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट इसका और पार्ट है प्रिवेंशन इफ डिसीज इज़ बेटर दैन इट्स क्योर, यानी जो बीमारी है उसका बचाव पहले ज़रूरी है उसकी इलाज से। आपको इस स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करना है। आपको पता है जो डिसीज़ है हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, हमारी फंक्शन बॉडी भी ख़राब होते हैं, मेडिकेशन हमें यानी हमें देखभाल ज़रूरत होती है, जो कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत सारी एलर्जीज़ के। एलर्जी भी हो सकती है किसी को। अब सर्टेन डिजीज़ अगर वो डिसीज़ हो ही ना तो हाँ तब तो अच्छा है ना, अगर कुछ होगा ही नहीं आपको बीमारी तो उसका इलाज भी नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी आपको पहले ही बचाव रखना है कि आपको बीमारी हो ही ना तो उसका इलाज का भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये थी आपका आज का जो सैम्पल पेपर कंप्लीट मैंने आपको सॉल्व करा, अच्छे से समझाया। एंड ये आपका इंग्लिश मीडियम में था। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपने अपने पेपर की तैयारी अभी से स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से करें। इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करके 2-3 बार देखें, अच्छे से समझें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।